स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुरुष प्रजनन प्रणाली के एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। सेमिनिफेरस नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे पास कुछ अच्छे विजुअल्स हैं, जानकारी है, तो सोचा इस पर गहराई से बात की जाए। मकसद ये है कि ये जो जटिल सी बनावट है, इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं, क्या काम करती हैं, खासकर वो शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेमिनिफेरस नलिकाएं आखिर हैं क्या चीज और कहाँ मिलती हैं ये? जाहिर है स्रोत करें वृषण में, मतलब टेस्टिस के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये टेस्टिस के अंदर ही होती हैं। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये बहुत ही महीन धागे जैसी नलिकाएं हैं और ये टेस्टिस के लोब्यूल्स में मतलब छोटे छोटे हिस्सों में एकदम कस के पैक होती हैं, कुंडलित अवस्था में। अच्छा, मतलब काफी उलझी हुई सी। हाँ, बहुत ज्यादा। और यही वो जगह है, असल फैक्ट्री, जहां स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनते हैं। इनकी दीवारें भी कोई आम नहीं, खास कोशिकाओं से बनी हैं। ठीक है, तो ये शुक्राणु फैक्ट्री हो गई। अब जरा इनकी दीवारों को देखें। चित्र में कई तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं। सबसे बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया लिखा है। क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया, हाँ। इन्हें आप कह सकती हैं कि ये बिल्कुल मूल जर्म कोशिकाएं हैं, मतलब जर्म सेल्स की स्टेम सेल्स। ये नलिका की दीवार में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ठीक पास होती हैं। स्टेम सेल्स, ओके। तो इनका काम क्या हुआ? इनका मुख्य काम दोहरा है। एक तो ये विभाजित होके माइटोसिस से और स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, ताकि इनका स्टॉक, इनका पूल हमेशा बना रहे। सेल्फ रिन्यूअल जिसे कहते हैं। अच्छा, अपनी संख्या बनाए रखना। हाँ, और दूसरा, विभाजन के बाद कुछ कोशिकाएं एक अलग रास्ते पर जाती हैं। वो थोड़ी बदलकर बन जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो फिर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में जाती हैं, जिससे आगे चलकर शुक्राणु बनेंगे। तो ये स्पर्म बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से होती है और ये अपना स्टॉक भी मेंटेन रखती हैं। बड़ा कुशल सिस्टम है। बिल्कुल, ताकि प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, अब आते हैं उन बड़ी बड़ी कोशिकाओं पर जो इन जर्म सेल्स के बीच में दिख रही हैं, सर्टोली सेल्स। इनके तो काफी सारे काम लिस्टेड हैं। क्या ये सच में इतनी मल्टीटास्कर हैं? अरे हाँ, बिल्कुल। सर्टोली सेल्स को आप इन नलिकाओं का क्या कहते हैं, मैनेजर समझ लीजिए, या सपोर्ट सिस्टम। ये खुद तो जर्म सेल नहीं है, मतलब स्पर्म नहीं बनाती, लेकिन इनके बिना स्पर्म बन ही नहीं सकते। अच्छा, कैसे? ये कोशिकाएं काफी बड़ी होती हैं, कॉलम जैसी। बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेकर नलिका के बीच के खाली हिस्से ल्यूमिन तक फैली होती हैं। और जो विकास कर रही जर्म कोशिकाएं हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, वो सब इनके साइटोप्लाज्म में एक तरह से लिपटी या धंसी हुई रहती हैं। तो पहला काम हुआ सहारा देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और पोषण का भी जिक्र है। सही कहा, पहला काम यही है, सहारा और पोषण। जर्म कोशिकाएं जैसे जैसे मैच्योर होती हैं, वो दीवार में बेसमेंट मेम्ब्रेन से ल्यूमिन की तरफ बढ़ती हैं। इस सफर में सर्टोली कोशिकाएं उन्हें पकड़ कर रखती हैं, सहारा देती हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पहुंचाती हैं, क्योंकि स्पर्म बनना काफी एनर्जी वाला काम है। और वो ब्लड टेस्टिस बैरियर वाली बात, वो क्या है? ये सुनने बड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, ये सर्टोली सेल का एक बहुत ही खास काम है। देखिए, जो आसपास की सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ना, उनके बीच में बहुत मजबूत जोड़ होते हैं, टाइट जंक्शंस कहते हैं इन्हें। ये जंक्शन मिलकर एक दीवार जैसी बना देते हैं, एक फिजिकल बैरियर। इसी को कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक दीवार? किसके बीच में? ये दीवार नलिका के अंदरूनी हिस्से को, जहां मियोसिस वगैरह हो रहा है, बाहर के ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम से अलग रखती है। अलग क्यों रखना है? इम्यून सिस्टम से बचाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है, और बहुत बड़ी जरूरत है। बात यह है कि मियोसिस के बाद जो जर्म कोशिकाएं बनती हैं, जैसे स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, वो जेनेटिकली शरीर की बाकी कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन आ जाते हैं जिन्हें शरीर का इम्यून सिस्टम बाहरी या पराया समझ सकता है, क्योंकि ये सब यौवन आने के बाद बनना शुरू होता है, जब तक इम्यून सिस्टम पूरी तरह बन चुका होता है। अच्छा, तो अगर इम्यून सिस्टम इन्हें देख ले तो हमला कर देगा? बिल्कुल, और उससे फिर ऑटो इम्यून और काइटिस हो सकता है, मतलब टेस्टिस में सूजन, और इनफर्टिलिटी, बांझपन भी हो सकता है।
तो ये बैरियर एक तरह से एक सुरक्षित माहौल बनाता है उन विकासशील स्पर्म्स के लिए, इम्यून अटैक से बचाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब शरीर के अंदर ही एक सेफ जोन बना दिया। अब हार्मोन्स पर आते हैं। सर्टोली सेल्स इनहिबिन बी और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी भी बनाते हैं। इनका क्या रोल है? हाँ, हार्मोनल कंट्रोल में भी इनका रोल सेंट्रल है। पहले इनहिबिन बी को लेते हैं। ये एक हार्मोन है जो सर्टोली कोशिकाएं बनाती हैं और खून में छोड़ती हैं। ये हार्मोन ऊपर जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि तक और वहां से निकलने वाले एफएसएच हार्मोन को कम करने का सिग्नल देता है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक हुआ। एग्जैक्टली। जब स्पर्म प्रोडक्शन ठीक चल रहा हो तो इनहिबिन बी ज़्यादा बनता है, वो एफएसएच को कम कर देता है ताकि सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित ना हो। अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम है तो इनहिबिन बी कम बनेगा और एफएसएच शायद बढ़ जाए। तो इनहिबिन बी एक तरह से रिपोर्ट भेज रहा है ऊपर। ठीक है। और एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी का काम थोड़ा लोकल है। ये प्रोटीन सर्टोली कोशिकाएं बनाकर नलिका के अंदर ल्यूमेन में छोड़ती हैं। इसका काम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को पकड़ना, उसे बांधना। टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। एबीपी की वजह से नलिकाओं के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा खून के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बनी रहती है। अच्छा, मतलब टेस्टोस्टेरॉन को वही रोक कर रखता है जहां उसकी जरूरत है। हाँ, और मजे की बात यह है कि एफएसएच ही सर्टोली सेल को एबीपी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो सब जुड़ा हुआ है। वाकई, ये तो बहुत कुछ करती हैं सर्टोली सेल्स। पोषण, सुरक्षा, हार्मोन रेगुलेशन, स्रोत में एमआईएफ बनाने और टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में बदलने का भी जिक्र है। ये भी जरूरी है। हाँ, ये भी इनके काम है। हालांकि शायद वयस्क अवस्था में इनका रोल थोड़ा अलग है। एमआईएफ यानी म्यूलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये भ्रूण के विकास के समय बहुत महत्वपूर्ण है। नर भ्रूण में ये मादा अंगों को बनने से रोकता है। और रही बात एस्ट्रोजन बनाने की, तो सर्टोली सेल्स में एरोमेटेज एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में बदल सकता है, थोड़ी मात्रा में। इसका लोकल असर हो सकता है टेस्टिस फंक्शन पर। और वो तापमान वाली बात, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का तापमान शरीर के कोर टेम्परेचर से करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए वो शरीर से बाहर स्क्रोटम में होते हैं। सर्टोली कोशिकाएं इसी कम तापमान पर ठीक से काम करती हैं। अगर किसी वजह से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाए, जैसे क्रिप्टोर्चिडिज्म में जब टेस्टिस पेट में ही रह जाते हैं, या वेरिकोसेले में जब स्क्रोटम की नसें फूल जाती हैं और गर्मी पैदा करती हैं, या कोई बहुत गर्म जगह पर लगातार काम कर रहा हो, तो ऐसे में बढ़े हुए तापमान से सर्टोली कोशिकाओं का फंक्शन गड़बड़ा जाता है। और उसका असर ये होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कम या खराब हो सकता है, और साथ ही इनहिबिन बी का प्रोडक्शन भी घट जाता है। इसीलिए ऐसे केसेस में अक्सर ब्लड टेस्ट में एफएसएच बढ़ावा और इनहिबिन बी कम मिलता है। ये सीधे सीधे सर्टोली सेल की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। ओह, तो तापमान इतना बड़ा फैक्टर है। ये बात तो वाकई ध्यान रखने वाली है, खासकर इनफर्टिलिटी के मामलों में। बिल्कुल। चलिए अब नलिकाओं के अंदर से निकलकर उनके बीच की जगह में आते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ लेडिक सेल्स होती हैं, इनका क्या काम है? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ये नलिकाओं के बाहर उनके बीच के कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं। इनका एक ही मुख्य काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। यही टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है, और जैसा हमने कहा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नलिकाओं के अंदर भी बहुत जरूरी है। और इन्हें टेस्टोस्टेरोन बनाने का ऑर्डर कहाँ से मिलता है? क्या ये भी तापमान से प्रभावित होती हैं सर्टोली सेल्स की तरह? नहीं, यहाँ फर्क है। लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने का सिग्नल पिट्यूटरी से आने वाले दूसरे हार्मोन एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से मिलता है। एलएच खून से टेस्टिस तक आता है, लेडिक सेल्स पर अपने रिसेप्टर से जुड़ता है और उन्हें टेस्टोस्टेरोन बनाने को कहता है। और तापमान की बात करें तो लेडिक सेल्स उतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी सर्टोली सेल्स। मतलब अगर टेस्टिस का तापमान थोड़ा बढ़ भी जाए तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शायद उतना प्रभावित न हो, जबकि स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है।
अच्छा, ये दिलचस्प अंतर है। और स्रोत में लिखा है कि ये महिलाओं की थीका इंटरनल सेल्स की जैसी हैं। हाँ, उन्हें होमोलॉगस माना जाता है क्योंकि ओवरी में थीका सेल्स भी एलएच के असर से एंड्रोजन्स बनाती हैं। फंक्शनल सिमिलैरिटी है। तो एक ही अंग में स्पर्म बनाने वाली कोशिकाएं सर्टोलिजम और हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं लेडिक सेल्स साथ साथ काम कर रही हैं, पर रेगुलेशन में थोड़ा फर्क है। ये पूरी प्रक्रिया हार्मोन्स के कितने कंट्रोल में है? वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का कनेक्शन भी दिख रहा है चित्र में। हाँ, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही सटीक हार्मोनल कंट्रोल में चलता है। इसे हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल या एचपीजी एक्सिस कहते हैं। सब कुछ शुरू होता है हाइपोथैलेमस से, जो जीएनआरएच रिलीज करता है। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी को एलएच और एफएसएच रिलीज करने को कहता है। और फिर एलएच जाता है लेडिक सेल्स के पास। हाँ, एलएच लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन बनवाता है और एफएसएच जाता है सर्टोली सेल्स के पास। एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करने, जैसे एबीबी बनाने और इनहिबिन बी बनाने के लिए उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन खुद भी सर्टोली सेल्स पर काम करके स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। और फिर ये हार्मोन्स वापस ऊपर सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल के लिए, जैसा आपने इनहिबिन बी का बताया था। बिल्कुल, नेगेटिव फीडबैक। टेस्टोस्टेरोन खुद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल भेजकर जीएनआरएच और एलएच और कुछ हद तक एफएसएच को कम करवाता है, और इनहिबिन बी खास तौर पर एफएसएच को कम करता है। इससे पूरा सिस्टम रेगुलेटेड रहता है, हार्मोन लेवल एक दायरे में बने रहते हैं। समझ गया। तो ये एचपीजी एक्सिस, एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन बी, इन सब का तालमेल ही नॉर्मल मेल फर्टिलिटी को चलाता है। और इसी हार्मोनल माहौल में सर्टोमी सेल्स के सहारे वो स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होकर पूरी यात्रा तय करके अंत में स्पर्मेटोजोआ यानी परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। वो पूरा क्रम जो चित्र में है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म। बिल्कुल सही, आपने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जिसमें करीब 2-2.5 महीने लगते हैं, एक लगातार चलने वाला बेहद कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, जो सेमनिफेरस नलिकाओं के अंदर सर्टोली सेल्स के साथ और लेडिक सेल्स के टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में होता है, और जिसे ऊपर से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें तो सेमिनिफेरस नलिकाएं शुक्राणु उत्पादन की जगह हैं। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया मूल कोशिकाएं, हाँ। सर्टोली कोशिकाएं सपोर्ट, पोषण, सुरक्षा, ब्लड टेस्टिस बैरियर और हार्मोनल मदद, इनहिबिन बी, एबीपी, और ये तापमान के प्रति संवेदनशील। और बाहर लेडी कोशिकाएं एलएच के असर से टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली और तापमान से कम प्रभावित होने वाली। बिल्कुल, और ये सब एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन के एक जटिल नेटवर्क द्वारा कंट्रोल होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये छोटी सी दिखने वाली नलिकाएं और कोशिकाएं मिलकर एक कितना महत्वपूर्ण और जटिल काम करती हैं। हर कोशिका का अपना रोल है, सब हार्मोन से जुड़े हैं। हाँ, ये वाकई एक अद्भुत माइक्रो एनवायरनमेंट है। और ये एक तापमान वाली बात फिर से दिमाग में आती है। कैसे ये एक बाहरी फैक्टर